जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों रीजनिंग में आज हमारा एक नया टॉपिक चलने वाला है। रीजनिंग का जो नया टॉपिक है उसका नाम है मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म, ये हमारा एक नया टॉपिक चलेगा आज रीजनिंग में, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में लुप्त पद ज्ञात करना। लुप्त पद ज्ञात करना, ठीक है। क्योंकि हमने जो सिलेबस अपना पहले जाना था सबसे पहले, तो उसमें हमारा जो सीरीज़ के बाद नंबर आ रहा था वो इसी का आ रहा था, लुप्त पद ज्ञात करने का। तो इसी को आज हम जानेंगे और ये कनेक्टेड भी है सीरीज़ से, है ना। हमने जो सीरीज़ पढ़ी है उससे थोड़ा सा कनेक्टेड भी है, क्योंकि उसमें भी हमें लुप्त पद कुछ ज्ञात करने पड़े थे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये पूरा ही ऐसा है कि आपको लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें, है ना। तो चलिए आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और यही टॉपिक आज हमारा रीजनिंग में मिसिंग टर्म ज्ञात करना, ठीक है। तो अगर आप अभी से ही चैनल पे जुड़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले कोई वीडियो भी नहीं देखी है रीजनिंग की, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ही पहली क्लास स्टार्ट हो रही है नए टॉपिक की। जब आप नए टॉपिक से जुड़ते हो तो आपको आगे आने वाली सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर आप जुड़े हो क्लास में तो ये जो टॉपिक है इसको पूरा कवर कर लेना, ठीक है। सारी मैं चीज़ें करा दूंगा और ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका लुप्त पद ज्ञात करने वाला। लुप्त पद ज्ञात करने का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये हमारा सीरीज में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम इस वाले टॉपिक में डाल देते हैं लुप्त पद ज्ञात करने में, ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जो हमेशा रहती है कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, ताकि आपको हमेशा ऐसी वैल्यूबल चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम सीधे सीधे सवालों से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सवालों से ही आपका जो भी फंडामेंटल है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जैसे कि पहला सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा। पहला सवाल है आपका, एक छोटा सा मतलब आकृति टाइप दिख रही होगी आपको, लेकिन ये आकृति नहीं है, ये नॉन वर्बल में नहीं डालेंगे हम इस चैप्टर को, ठीक है। ये वर्बल का ही है और वर्बल का ही पार्ट है, और वर्बल के पार्ट का क्या नाम है, लुप्त पद ज्ञात करना। चलो देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, साइड में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये है यहाँ पर 15, यहाँ 19 है, और इन दोनों के लिए कुछ ऐसा वाई टाइप बना दिया गया है। 15, 19 और फिर 34 है, ठीक है। इस तरीके से आपके एक तरीके से आ जाते हैं सवाल। 15, 19 और 34 दिया हुआ है, और यहाँ पर 49, 13 और 62 दिया हुआ है, ठीक है। और 62 दिया हुआ है यहाँ पे, 62। एक टर्म ये है और एक टर्म पूरी ये है। ग्रुप मतलब ग्रुप कह सकते हैं, एक पूरा ग्रुप ये है, एक पूरा ग्रुप ये है, और तीसरा ग्रुप है 36, 26। और इनके लिए जो नीचे दिया हुआ है यही आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है कि यहाँ बताओ तो क्या आएगा, ठीक है। ये सारे पद दिए हुए हैं आपको, जैसे कि एक पूरा बनाया हुआ है कुछ इन्होंने, और इधर भी एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, और इधर भी एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसमें तो तीनों टर्म्स हैं आपकी, ये रही, और इसमें भी तीनों टर्म्स हैं। लेकिन इसमें तीनों टर्म्स नहीं है, इसमें दो टर्म्स तो दी हुई हैं, आपको तीसरी फाइंड करनी है। तीसरी आपको इसी तरीके से फाइंड करनी है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किस हिसाब से आई है। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो रीजनिंग इसमें लगेगी वही इन दोनों के अकॉर्डिंग इसमें लगेगी, और वही इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पद उसमें लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि अब देखो कि ये 34 कैसे आया, 15 और 19 से 34 कैसे बना, आपको ये फाइंड करना है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 15 को अगर हम 19 में जोड़ देंगे, 15 और 19 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 34 बन जाता है ना। इन दोनों को जोड़ करके 34 बन गया है। 15 और 19 34 होंगे ना, 9 5 14, और हाँ 34 होंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर है 49 को जब हम 13 में जोड़ देंगे तो वो 62 हो जाएगा। 49 को जब हम 13 में जोड़ देंगे तो वो 62 हो जाएगा। ऐसे ही अब आपको रीजनिंग समझ में आ गई है। बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक ही बताता हूँ पहले तो मैं। तो इन दोनों का क्या है कि ऐड किया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आ रहा है। तो इन दोनों को भी तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा जब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ चाहिए। तो बस 36 को आपको ऐड करना है 26 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 3 2 5 और 1 6, ये आ जाएगा आपका 62। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 62, आपका आंसर आ जाएगा 62, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सवाल था बिल्कुल, और आप समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा ये किस तरीके के इसमें सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है सवाल तो नोट भी कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे सवाल भी दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको चीज़ें धीरे धीरे सभी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से भी। बहुत छोटा सा टॉपिक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बस इसमें रीजनिंग का समझ आ जाए ना कि क्या रीजनिंग लग रही है, तो बस आपका सवाल हो जाएगा। अब देखो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसने पूरा एक सुडोकू सा बना दिया है ना। देखो
1 2 3 4, ठीक है, 4x3 का एक कॉलम बना दिया है पूरा, मतलब एक तरीके से क्यूब कह सकते हैं, जो भी है ये बना दिया गया है ना। और इसमें कुछ नंबर्स डाल दिए गए हैं, जैसे कि 4 3 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, यहाँ पर 120 है ना, और इधर है 5 7 105, और ऐसे यहाँ पर है 24 3 और 2, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं आपको और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। मैं इसको साफ ही कर देता हूँ। कुल मिला के यहाँ पे बताना है कि हमें क्या आएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे बताओ इस वाले जो ये बॉक्स है इसमें क्या आने वाला है। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस लाइन में क्या रीजनिंग लग रही है और इस लाइन में क्या रीजनिंग लग रही है। वही रीजनिंग आप इस लाइन में लगा दोगे तो आपका यहाँ पर आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इनमें देख लो क्या क्या रीजनिंग लग रही है। देखो 4 दूनी 8 8 या 24, तो इसमें गुणा हुई है इन तीनों की और ये आंसर आ गया है, ठीक है। इन तीनों की तो गुणा हुई है आपस में और ये आंसर है 24, है ना। देख लो 4, ये पहले ये वाली कॉलम पकड़ो, 4 गुणा 2 गुणा 3 बना के ये आ गया 24, 4 दूनी 8 या 24, ठीक है। अब ऐसे इस वाली रो को पकड़ के देख लो, इनमें भी गुणा हो रही होगी जरूर। 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, हाँ वही हो रहा है, आ गया ना 105, यही तो है यहाँ पर। और यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, जब गुणा हो रही है तो इन तीनों की आपस में, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या एक्स था, कुछ भी था यहाँ पर, तो इन तीनों की तो गुणा करो, 6 गुणा 4 गुणा एक्स, एक्स मीन्स जहाँ जो भी यहाँ पर आएगा टर्म एक्स मान लिया हमने, कुछ भी आ सकता है, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो होनी चाहिए 120 के बराबर। तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, आपकी आ जाएगी 120, और ये इधर आकर के हो जाएंगे 6 गुणा 4 20, 5 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ गया 5, यहाँ आपका 5 बन जाएगा। तो बस जो क्वेश्चन मार्क बोला गया उसकी जगह आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन कैसे होंगे। चलो यही रीजनिंग इसमें भी नॉर्मल वाली थी कि इन तीनों की गुणा होने के बाद ये इनका मल्टीपल बनना था, ये तीनों का लास्ट वाला। जैसे कि एक ये वाला डायग्राम दे दिया, डायग्राम नहीं बोलेंगे इनको, सिंपली एक आकृति दी हुई है, ठीक है। इनमें आपको एक लुप्त पद याद करना है, और ये आकृति किस तरीके से बनाई हुई है, ये इस तरीके से बनाई हुई है, और यहाँ पर दे दिया गया 3 4, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में, और फिर 5 9 2 9 2 9 25, ये दे दिया गया है सिंपली। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अब पहले तो आप इसमें रीजनिंग देखो कि यार कि रीजनिंग कैसे लगेगी और कैसे मतलब हो सकता है। तो ये कुछ लाइन दी हुई है, किसी रीजन से ही तो दी होंगी, और आमने सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें कनेक्शन ढूंढ लो। जैसे कि इसी लाइन को पकड़ लो, इस वाली लाइन को जब आप पकड़ोगे तो 4 में और 2 में कुछ कनेक्शन है, आमने सामने वाली आपको उठा लेनी है सिंपली। अब ऐसे मतलब कुल मिला करके इसको अगर मैं फाइंड करूँ तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये रहा। अब ऐसे ही ये 3 पकड़ लो, है ना। 3 को जब आप पकड़ोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पता चल गया है कि जो सामने वैल्यू दी हुई है वो एक नंबर का स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, और 25 भी स्क्वायर है 5 का, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 पंजे 25, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा आप सिंपली वो बता दो। तो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 81 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हुई आपको, मतलब सामने जो वैल्यू दी हुई है वो स्क्वायर ही दी हुई है, बस स्क्वायर आपको निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। समझ आया सवाल। आपको साइड में दिख रहे होंगे सवाल, अगर आपको जो भी सवाल में दिक्कत है या जो भी आपको सवाल नोट करना है इनमें से, उन्हें एकदम आप नोट भी कर लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हुआ है, और इस डायग्राम में कुछ नंबर्स डाल दिए गए हैं, जैसे कि 8 5 है ना, 7 8 7 8, और बीच में 99 ये है। उसके बाद 3 9, यहाँ पर 6 3, और बीच में 63, और इधर है 17 9 7 9, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। तो यहाँ बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको जहाँ की फाइंड करनी है, जैसे ये वाला प्लेस है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको सिंपली ये इसी जगह देख लो, जैसे कि 63 है और ये 99 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है,
तो यहाँ पर देखो कि 99 और 63 कैसे कैसे आए हैं, उसी तरह आपको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसमें रीजनिंग देखो क्या लग सकती है, रीजनिंग इसमें लग सकती है रीजनिंग। अगर हम देखें ये एक बॉक्स मतलब एक सर्किल बनाया हुआ है और एक इधर सर्किल बनाया हुआ है, ये अपोजिट तो है एक दूसरे के, ये और ये, तो इनको एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, और 8 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 8 करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा, है ना। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 5 4 9 और 6 3 9 आ गया ना, 99 ही तो आ गया। ठीक है, रीजनिंग हमारी बढ़िया लग गई। मतलब एक दूसरे की गुणा कर रही है, यहाँ पर इसकी गुणा कर दी, इसकी गुणा कर दी, और वो आपस में मतलब ऐड कर दिए फिर, तो आपका 99 आ गया। ऐसे ये देख लो, 9 छिकी 54 होते हैं और 3 तिया 9 होते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 4 13 का 3 कहाँ से लगा 1 63 आगे 63। समझ आ गई रीजनिंग। मतलब इन दोनों के आपस में गुणा है, इसकी, और इन दोनों को क्या कर दिया है फिर गुणा करके ऐड कर दिया है। बस यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका इन दोनों की पहले तो मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 और इन दोनों की करो 17 7 119 जोड़, मतलब अब इनका ऐड कर देना है आपको। जोड़ दो कितना आएगा, 9 और 1 10 10 200। तो आपका 200 आंसर बन गया ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 200 आ जाएगा, 200 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, और थोड़ा अजीब सा भी है। देखो एक इस तरीके का डायग्राम दे दिया गया है, एक ये है, एक ये है, मतलब ये ट्राइंगल से दे दिए गए हैं 3, है ना, और उसमें वैल्यू डाल दी गई है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और अंदर 3 है, और यहाँ 4 10 और यहाँ 5 है। तो यहाँ पर 6 7 और यहाँ पर बता दो कि क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बता दो। तो जो अंदर है, जैसे कि यहाँ 3 कैसे आया ये पता करो, यहाँ 10 कैसे आया ये पता करो, और ऐसे ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो क्या रीजनिंग लग सकती है। क्या हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे कैसे आया है, तो 3 दूनी तो 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 वैल्यू दी हुई है। अगर हम इन दोनों के आपस में गुणा कर दें, जैसे कि 2 गुणा 3 कर दें तो बराबर 6 आता है, लेकिन आंसर तो आपका 3 आना चाहिए। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका 3 आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम 4 गुणा 5 करेंगे, जैसे इसमें क्या है इन दोनों गुणा, ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 आता है, और 20 आता है आंसर। लेकिन आंसर यहाँ पर 10 दिया हुआ है बीच में, तो यहाँ पर इसे भी 2 से भाग कर दो, तो यहाँ भी 2 से भाग किया है और यहाँ भी 2 से भाग किया है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रीजनिंग समझ में आ गई है कि इन दोनों की तो मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग कर देना है, बस उसका आधा कर देना है। जैसे कि 6 गुणा 7 कर दो, कितना आ जाएगा, 7 6 42, 42 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका हाफ, तो इसे हाफ कर दो, 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 21 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और ज़्यादा समझोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सुडोकू टाइप दे दिया गया है, ठीक है, बना दो इसकी एक आकृति सी बना दो। चलो आकृति जो भी बना देते हैं। ये है 3/4 का है, ये 3/4 का, इसे बना दो, ये बन गया। और इसमें नंबर्स डाले हुए हैं 4 1 25, यहाँ पर 36 है, और फिर 49, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। और यहाँ पर 25 डाला हुआ है, यहाँ पर 16 डाला हुआ है, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 16। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सवाल दे दिया गया है, और यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जाए कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ बता दो क्या आएगा। तो अब देखो कि क्या इसमें रीजनिंग लगा सकते हैं हम कि 25 कैसे आ रहा है, ये देख लो। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, गुणा तो नहीं कर सकते। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें, देखो अब जैसे आप नंबर्स पढ़ोगे 4 9 16 25, यार ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्क्वायर बन रहा हो। नहीं, आपको देखो 25 36 49 स्क्वायर्स ही तो होते हैं सभी। तो ये सभी चीज़ें क्या दी हुई है, स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है सभी की, स्क्वायर्स में, मतलब वर्ग दिया हुआ है सभी का। देखो 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं किसका 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम 2 3 4 5 और सभी के स्क्वायर्स हैं। और यहाँ पर मैं इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसे देख लो, इसे मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 7 7 49 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ बता दो क्या आएगा। तो अब आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो है एक कॉलम पकड़ लो, ठीक है, ऐसे पकड़नी है आपको, ये वाली
कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है ना, तो ये वाली कॉलम पकड़ो। देखो 2 3 4 5 बढ़ता हुआ क्रम है और स्क्वायर है। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ क्रम है और स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा 5 6 7, ये भी बढ़ता हुआ क्रम ही तो होगा, बढ़ता हुआ क्रम ही होगा और उसका भी स्क्वायर होगा। तो 5 6 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 8, और 8 का भी आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 8 के जब आप स्क्वायर कर दोगे तो 8 64 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में भी तो यहाँ पर आंसर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका 64 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आपको इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। जब आप सोल्व करोगे आप सिंपली ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो या देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का 5 का, और ऐसे इस लाइन को देखो 5 6 7, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा सीधा 8 8 64, 64 एकदम से आप आंसर लगा दो। अब देखो ये नया सवाल है, ठीक है, अजीब सा सवाल है और थोड़ा अच्छा भी सवाल है। थोड़ा आकृति इसमें यह कह देंगे सर्किल बना हुआ है। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा साइड में, इस तरीके से आपका एक सर्किल बना हुआ है और उसमें आपके लिए डाल दिए गए हैं कुछ नंबर्स। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एक सर्किल, और इसमें डाला है 2 256 16, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बता दो क्या आएगा, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, मैं इसको साफ ही कर देता हूँ, खाली छोड़ता हूँ। क्वेश्चन दे दिया गया है 2 256 और 16 है। ठीक है, इधर उधर बिखरे पड़े मिलेंगे नंबर, लेकिन आपको एक चीज़ तो पता लग रही है यहाँ पे कि 2 16 256, यार ये स्क्वायर्स होते हैं। देखो 16 भी स्क्वायर होता है किसका, 4 का स्क्वायर होता है, और 256 भी स्क्वायर होता है किसका, 16 का स्क्वायर होता है 256। और मैंने आपको बोला था कि आप 200 मतलब जो स्क्वायर्स होते हैं उन्हें 20 तक कम से कम याद कर लो। ठीक है, वो आपको काम देंगे बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर जरूर याद कर लो आप। जो ये दिया गया है यहाँ पर 256, वो उसके बगल वाले का ही स्क्वायर है। तो ये 16 भी जो आया होगा उसके बगल वाले का ही स्क्वायर आया होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे तो देख लो ये बगल वाले का ही स्क्वायर होता चला गया है। देखो 2 है तो उसके बाद इसी का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, बगल वाले का स्क्वायर हो गया ना। अब 16 आ गया तो 16 उसके बगल वाले का आ गया, उससे पीछे वाले का कितना, 4 चौक 16। और ये फिर 256 आ गया, 256 क्या आ गया, उसके बगल वाले का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 4 आपका आंसर बन जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका एक सर्किल बनाया हुआ है। तो एक सर्किल हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, बन गया सर्किल, परफेक्ट नहीं है लेकिन सर्किल बन चुका है हमारा। और उसके बाद इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये किया गया आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड, 6 पार्ट्स में ये सर्किल आपका डिवाइड है। और इसमें कुछ नंबर्स डाले हुए हैं, वो डाले हुए नंबर 1 2 3 5 है ना, 8, और यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बताना है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। अब आपको इसमें कोई रीजनिंग नहीं दिख रही होगी, ना ही तो आपको इसमें क्यूब दिख रहा होगा, ना ही आपको इसमें स्क्वायर भी दिख रहा होगा कि स्क्वायर से आ जाए। देखो मैं बताता हूँ इसमें रीजनिंग क्या लगेगी। रीजनिंग के लिए आप सिंपली एक चीज़ पकड़ो, इसमें या तो 2 को पकड़ो या 3 को पकड़ो। मैं 3 को पकड़ता हूँ आपको समझाने के लिए। 3 को मैंने पकड़ा, 3 को पकड़ने के लिए ये 3 आया कैसे, अब आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि 3 कैसे आया। ठीक है, यहाँ तो आप ये पता नहीं कर सकते 1 कैसे आया, यहाँ भी आप कम ही पता कर सकते हो कि 2 कैसे आया, लेकिन 3 आप पता कर लोगे कैसे आया, फिर अगली टर्म्स तो आप पता कर ही लोगे कि कैसे कैसे आई हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 आया है, कैसे आया है, यहाँ पर 3 इन दोनों का ऐड करके आया है, 1 और 2 को ऐड कर दिया गया आपस में, आपका 3 आ गया। मतलब कि आपका जो टर्म है उससे पहले जो 2 डिजिट हैं उनको ऐड करते हुए जा रहे हैं हम, तो आपका आंसर आ रहा है। देखो इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको ये 3 और 2 ऐड करना पड़ेगा। 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहली 2 है उन्हें ऐड करना पड़ेगा। 5 और 3 को ऐड करोगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर टर्म आएगी उसके लिए आपको क्या करना है, पिछली 2 टर्म्स को ऐड ही तो करना है। तो पिछली 2 टर्म्स कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो 8 और 5 को आपको ऐड कर देना है। तो 8 5 आप ऐड करोगे तो 8 5 13 होते हैं, तो 13 आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मतलब कि आप समझे रीजनिंग क्या लगी। रीजनिंग इसमें ये लगी है कि आपका जो टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है, वो पीछे वालों का 2 का एडिशन है, इन दोनों का एडिशन ये है। अब 8 है, 8 कैसे आया, वो उससे पीछे वाले 2 का एडिशन है, 5 और 3 8 होते हैं। 5 कैसे आया, वो उससे पीछे वाले 2 का एडिशन है, 3 और 2 का। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जितने भी टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक में वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी रीजनिंग लग सकती है।
ठीक है, हर टाइप आपको करनी चाहिए और आप इन्हें नोट कर लो, जो भी सवाल मैं आपको बताता हूँ, तो आप ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि आज हमारी एक क्लास हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर, इसके लिए बस एक क्लास और लेंगे हम। ठीक है, छोटी छोटी ही क्लास होंगी क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटा सा है ये जो आपका मिसिंग टर्म वाला टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको स्किप नहीं कर सकते, टॉपिक को पढ़ेंगे इसको, लेकिन जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है। तो एक क्लास और लेंगे इस पर, बस एक क्लास हमारी और चलेगी इसके ऊपर, फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म और फिर अपना एक नया टॉपिक उठाएंगे, प्यारा सा टॉपिक बिल्कुल अलग होगा जो। तो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे साइड में, ये है आपका होमवर्क। इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, तो इन सभी के आंसर्स मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दो। ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, सभी को कर लोगे, जो भी मैंने बताया आपको अब तक के टाइप उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। साथ ही अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करना और इसे शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि पहली क्लास थी ये वाली इस टॉपिक की, और इसको आप शेयर कर दोगे तो कोई और भी जुड़ेगा, तो स्टार्टिंग से ही जुड़ जाएगा, तो उसको भी मतलब फायदा ही रहेगा अगर वो स्टार्टिंग से जुड़ेगा किसी टॉपिक में। तो शेयर भी जरूर कर दिया करो क्लास को। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप चैनल पर पुराने भी हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो आप चैनल को कब सब्सक्राइब करोगे? सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। ठीक है, क्योंकि आपको सभी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।